2024 में किसकी बनेगी सरकार और किसके सर पर सजेगा ताज? क्या इंडिया अलायंस कर पाएगा पलटवार? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं युवा पत्रकार। आप देख रहे हैं यान टीवी, मैं आपके साथ आनंद तिवारी। आपका स्वागत है चुनावी चौपाल में। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव का आगाज हो चुका है। वैसे तो इस साल 7 चरणों में चुनाव संपन्न होगा, लेकिन पहले चरण के चुनाव का शुरुआत 19 अप्रैल से होगा, जो कि आज है। चुनाव की अगर बात करें पहले चरण की, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पे चुनाव होंगे, उसके अलावा महाराष्ट्र की 5 और बिहार की 4 सीटें। और अगर सबसे प्रमुख सीट की बात करें उत्तर प्रदेश के, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसलिए मायने रखता है क्योंकि पिछली लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस बार 8 में से 3 भारतीय जनता जीत पाई थी और 5 में से हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए हम सबसे पहले चलते हैं स्वप्निका आकाश, क्योंकि स्वप्निका उत्तर प्रदेश से आती हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर लगातार कवरेज करती रही हैं। तो स्वप्निका, अभी का क्या माहौल है? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव का अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि वो अकेले 80 सीटें देता है। और अगर अभी की बात की जाए तो वहाँ पे 8 सीटों पे चुनाव होने वाला है, जिसमें से कुछ जगह है मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और साथ ही साथ रामपुर। और अगर वहाँ की अभी बात करें तो वहाँ के युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश है, वो बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं और वोट देना चाह रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश की अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटें थी। पिछली बार 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 3 में जीत हासिल की थी, 5 में से हार का सामना करना पड़ा था। क्या इस बार हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीट जीत सकती है या फिर ज़्यादा हार की संभावना है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछली बार बीजेपी वहाँ पर हार गई थी, उसे हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार देखने से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वहाँ पे आ सकती है, क्योंकि इस बार लोगों को ऐसा लग रहा है, अभी जो हाल ही में राम मंदिर वगैरह बना है, तो लोगों के अंदर बीजेपी को लेकर एक बहुत अच्छा अभी चल रहा है कि वो चाहते हैं वहाँ पे बीजेपी है। तो इस बार देखने से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जीत सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निका, आपका इतनी अहम जानकारी देने के लिए। अब हम थोड़ा सा राजस्थान की ओर चलते हैं, क्योंकि राजस्थान की 12 सीटें हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12 सीटें। इसलिए राजस्थान में दीपक हमें बताएंगे कि क्या माहौल है राजस्थान का। देखो, राजस्थान का माहौल बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी, कोई कह रहा है कांग्रेस जीतेगी, कोई कह रहा है बीजेपी जीतेगी। लेकिन जैसे पहले की बात करें, 2019 के चुनाव की बात करें तो 24 सीटें बीजेपी की आई थी, एक नागौर से कांग्रेस की सीट आई थी। तो अभी भी यही देखना बाकी है कि कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो आजकल की जो जनता है वो समझदार हो गई है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोच समझ के चुनाव कर सकती है। और किसने पहले काम किया है उनके लिए, किसने अच्छा किया है, किसने बुरा किया है, तो सोच समझ के वोट दी। 2024 का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का, क्योंकि अगर अभी हालिया रिपोर्ट की बात करें तो 2024 में 83% युवा बेरोजगार हैं। तो उसको लेकर अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि हमारी सरकार बनते ही 30 लाख युवाओं को रोजगार देगी। उसको लेकर क्या कुछ है युवाओं में? देखो, युवाओं के अंदर एक जोश जारी है कि वो भी चाहती है कि कांग्रेस को वोट दे। हर कोई चाहता है कि हर घर में एक जने की गवर्नमेंट जॉब हो, जिससे परिवार का सही से घर चल सके। लेकिन यही है, बीजेपी भी पहले जीत चुकी है, बीजेपी की ज़्यादा लहर है, क्योंकि कह रहे हैं मोदी मोदी मोदी। लेकिन कांग्रेस भी अपने बहुत टक्कर दे रही है, बहुत अच्छी टक्कर दे रही है। तो फिर बराबर की ही टक्कर रही है। आपके अनुसार कह सकते हैं कि राजस्थान में बराबर की टक्कर है, ये नहीं कह सकते कि मोदी मैजिक वहाँ पर काम कर रहा है? हाँ, ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि मोदी मैजिक काम कर रहा है। बराबर की टक्कर रहेगी, कांग्रेस कह रहा है, कोई बीजेपी कह रहा है। ठीक है, अभी दर्पण से जुड़ेंगे, क्योंकि दर्पण लगातार महाराष्ट्र का चुनाव कवर करती रही। तो दर्पण से जुड़ेंगे, पूछेंगे दर्पण, महाराष्ट्र में क्या माहौल है? हाँ, केंद्र में सत्ता की बात करें तो महाराष्ट्र अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं लोकसभा की, और आज पहले चरण में 5 सीटों पे उनके चुनाव होने वाले हैं। मैं जगहों के नाम आपको बता देती हूँ आनंद। उसमें रामटेक, नागपुर, भांडरा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर शामिल है। महाराष्ट्र की जब बात आती है तो सबसे पहले बात आती है नागपुर से, क्योंकि नागपुर से नितिन गडकरी जी चुनावी मैदान में लगातार तीसरी बार हैं। तो उनकी सीट को अगर छोड़ दी जाए, बाकी जो महाराष्ट्र की 4 सीटें उनको लेकर क्या माहौल है? बाकी 4 सीटों में कांग्रेस बराबर टक्कर देने में तुली है बीजेपी को। जैसे 2019 में देखें तो 2019 में एनडीए की सरकार बनी थी, जिसमें शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन कर लिया था। पर इस बार कांग्रेस बहुत ज़्यादा टक्कर दे रही है, तो देखते हैं इस बार एनडीए की सरकार बनने में वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में भी भाजपा को कांटे की टक्कर, कांग्रेस को कांटे की टक्कर मिल रही भाजपा से। जिस तरह से आप देख सकते हैं, पहले अगर चुनाव की चरण की बात करें तो हर तरफ भाजपा को लगातार कांग्रेस से लगातार कांटे की टक्कर मिल रही है। इसलिए अब चलते हैं मध्य प्रदेश, चूँकि मध्य प्रदेश से
मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, बताइए मध्य प्रदेश में क्या माहौल है? जी आनंद, आपको मध्य प्रदेश की सीटों के बारे में बता दूं। इस बार आज जैसे कि आप जानते हैं 19 अप्रैल है और लोकसभा इलेक्शंस शुरू हो गए हैं। आज पहला चरण है लोकसभा का और मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर लोकसभा इलेक्शंस का आज चुनाव होने वाला है, जिनमें 88 प्रत्याशी जो हैं वो उतरेंगे भाग लेने के लिए। और जिनमें जो 6 सीटें आज मध्य प्रदेश में जिनके लिए आज वोट होने वाला है वो सीटें कुछ इस प्रकार हैं: सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा की जो सीट है वो बहुत ही अहम मानी जा रही है मध्य प्रदेश में, क्योंकि आईएनसी जो अपोजिशन पार्टी है, सिर्फ एक सीट जो मध्य प्रदेश से है, जैसे 29 में पिछले बार की भी बात करूँ तो 29 सीटों में से 28 सीटें जो बीजेपी ने अपने हथियार ली थी और एक सीट जो आईएनसी के पास में थी वो एक सीट छिंदवाड़ा की थी, जहाँ से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ जो हैं कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में इस बार भी सामने आएंगे। उनका सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विवेक बंटी साहू को इस बार प्रत्याशी के रूप में उतारा है और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आईएनसी के पास में जो एक सीट मध्य प्रदेश की आई थी वो इस बार वो बचा पाएंगे या फिर उस सीट को भी गंवा देंगे। जैसा कि आपने बताया कि छिंदवाड़ा की सीट सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि छिंदवाड़ा से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ लगातार दूसरी बार मैदान में वहाँ से सांसद भी रहे हैं। तो छिंदवाड़ा की सीट के लिए भारत भाजपा के अगर शीर्ष नेतृत्व की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार अपने चुनावी सभाओं को लेकर, चाहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, लगातार इस सीट को लेकर पूरी जोरों पर शोर लगा रखी है। इसको लेकर क्या लगता है कि आपको इस बार छिंदवाड़ा की सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है? जी बिल्कुल, जोर शोर से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इस बार बीजेपी है वो इस बार छिंदवाड़ा की सीट को अपने नाम कर ले। इसके लिए जो वहाँ के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है मोहन यादव जी, उन्होंने कल रोड शो भी करा बीजेपी के पक्ष में और कल 18 अप्रैल को उन्होंने रोड शो करा बीजेपी के पक्ष में और उन्होंने बीजेपी का प्रमोशन करते हुए, तो हो सकता है इस बार बीजेपी आ जाए। लेकिन जिस तरह से आप बता रही जनता के बीच में गई, लोगों से बात कर, लेकिन अगर वास्तविकता की बात करें, कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उज्जैन की सीट जहां से खुद मोहन यादव जी हैं उनकी सीट खुद फंसती हुई नजर आ रही है, उनके जो गृह की सीट है। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। बाकी मैंने जितना लोगों से यहाँ पर डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करी उतना से मुझे पता चल रहा है कि दोनों ही कॉम्पिटिटिव है। आईएनसी भी आ सकती है छिंदवाड़ा में और बीजेपी भी। कुल मिला के कह सकते हैं भाजपा की यहाँ पे भी कांटे की टक्कर होने वाली है या एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं होने वाली है आपके हिसाब से? जी हाँ, जैसा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही रैलियों में जब जगह कहा है कांग्रेस के न्याय पत्र को मुस्लिम लीग से कंपेयर करें, तो आपको क्या लगता है कहाँ तक ये सही है या गलत? जी मैं इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। जैसे कि आपने जाना कि कांग्रेस की सरकार बनते ही 30 लाख रोजगार कांग्रेस देगी सरकार बनते ही, तो इसको लेकर युवाओं में क्या जश्न का माहौल है, किस तरह का माहौल है? जी देखिए, चुनाव जीतने के लिए तो हर कोई अच्छी अच्छी स्कीम्स और बड़े बड़े वादे करेगा, पर उन वादों पर खड़ा कितना उतरेगा कौन, वो देखना अहम बात है। ओके, धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मध्य प्रदेश से हम स्नेहिल से जुड़ना चाहते हैं। स्नेहिल चूँकि बिहार से हैं तो बिहार से जन्मी है तो उनको ज़्यादा जानकारी बिहार की राजनीति के बारे में, तो क्या बताइए क्या माहौल है? जी बिहार, जैसे कि हम जानते हैं बिहार में 40 सीट्स हैं लोकसभा इलेक्शन के और पहले चरण में 4 सीटों पर इलेक्शन होने वाली, जो कि औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। अगर पिछला आंकड़ा हम पिछले इलेक्शन की बात करें 2019 में, तो 40 सीटों में से 39 सीटों पर एनडीए की सरकार बनी थी और 1 सीटों पर इंडिया अलायंस मतलब अपनी जीत हासिल की थी। इस बार की अगर बात की जाए तो दोनों पार्टियों ने खुलकर अपना प्रचार किया है, लोग उनकी रैलियों में शामिल भी हो रहे थे। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि भाजपा की सरकार आएगी या फिर आईएनसी की सरकार आएगी, पर दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जोर शोरों से टक्कर दे रहे हैं। जिस तरह से आप बता रहे जोरों शोरों से टक्कर चल रही है बिहार में, लेकिन जिस तरह से अभी हाल ही में अगर चुनावी रैलियों की बात करें तो नीतीश कुमार मोदी जी के साथ चुनावी रैलियों में नहीं शामिल हो रहे हैं। जी नीतीश कुमार पलटू राम चाचा एक तरह से फिर पलटने वाले, ऐसी कोई संभावना है बिहार में? देखिए, ये मैं आपको नहीं बता सकती, ये तो अब उनकी आपस की जो गठबंधन सरकार है वो वही बता सकती है। पर एक अभी जो बेगूसराय में हुई थी रैली, उसमें नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ वहाँ पर उनका प्रचार में उनकी पूरी सहयोग में थे। जैसा कि आप बिहार की राजनीति की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने हाल ही में महिला आरक्षण बिल पास किया था, जिसमें 33% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा देने का वादा किया था। अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार में मोदी जी की एक भी सीट पे महिला उम्मीदवार नहीं है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये तो उनके देखिए उनके सरकार की या फिर उनके पार्टी की मतलब अंदरूनी चीज़ें हैं कि वो क्यों नहीं किसी महिला उम्मीदवार को वहाँ से खड़ा करना चाह रहे हैं, बाकी तो ये वही बता सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की राजनीति से जो हमें चुनाव 4 सीटों पे, चूंकि बिहार में इस समय चुनाव होने हैं, जो कि एक चिराग पासवान की, जीनत राम मांझी की, 2 सीटों बीजेपी पे चुनाव लड़ रही है इस वक्त। उसके अलावा हम चलते हैं उत्तराखंड, चूंकि उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड में क्या माहौल है? जी, मैं आपको उत्तराखंड के माहौल के बारे में बता दूं। यहाँ पे लोग ज़ोरों शोरों से वोट देने आए हैं, उनके चेहरे पे एक अलग ही हर्षोल्लास है। अगर मैं आपको पिछली बार की बात बता दूं तो वहाँ पे 78 लाख वोटर्स थे जिन्होंने वोट दिया था। अब देखना यह है कि कितने लाख वोटर्स और होंगे जो वोट देंगे। और पिछली बार 5 की 5 सीटें जो उत्तराखंड की थी वो बीजेपी को ही मिली थी। कांग्रेस की बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर हार हुई थी। लेकिन अभी हमने बहुत लोगों से यहाँ पे बात भी की तो उनका मतलब 50% लोग ऐसे ही थे जो बीजेपी का समर्थन करना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से अगर कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की बात करें, हाल ही में 30 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करें सरकार बनने के बाद, या महिलाओं को 8,500 रुपये मासिक देने की बात कर रही है, साल में 1 लाख रुपए देने की बात कर रही है, तो इसको लेकर महिलाओं के मन में क्या विचार है कि सरकार बदलनी चाहिए? जी, कुछ महिलाएं तो बहुत खुश है क्योंकि 50% आप देखेंगे कि तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में खुद लिखा है कि हम रिजर्वेशन देंगे SC ST OBC को, 30% रिजर्वेशन देंगे जो OBC क्लास है उनको। तो उनके अंदर एक ही अलग ही जज्बा है इस चीज़ को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम पहले चरण के मतदान की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है सीट तमिलनाडु की, क्योंकि तमिलनाडु से उमर है। उमर बताएंगे, स्पीक समथिंग अबाउट इन तमिलनाडु, what's going on in Tamil Nadu? It's a going very good competition there, especially in this Lok Sabha election, because they are separated AIDMK with NDA in this election. Because of that, they are trying to make a comeback there. Also, the DMK, the ruling party, to trying to secure their old seats. But there also have chance for the AIDMK. As we look to the BJP NDA situations, they don't have any chance for a try to open an account there. But they are maybe they will be get more vote more than last election. If you are talking about last the election, if we talk about DMK won the 38 seat out of 39. Yeah. Is there a chance to BJP to win even a single seats in Tamil Nadu? As per the several surveys, they are saying no chance for the winning there, because already they separated with AIDMK. On the last election, they were alliance with the AIDMK, the opposition party in there. But this time they separated. Because of that, they don't have any chances for BJP there. But they can increase their voting percentage more than last. According to you, India Alliance is going to win in Tamil Nadu? Majority seats, not full, not like a last election, but majority they will win. थैंक यू वेरी मच। आई विल बी राइट बैक आफ्टर सम टाइम। निष्ठा, चूँकि निष्ठा के पास चलेंगे, जो कि निष्ठा है आसम से। आसम में क्या स्थिति है? हाँ जी आनंद, मैं आपको बता दूं कि असम में कुल सीटें 14 हैं और अगर पिछली बार का 2019 के चुनाव देखे जाएं तो 14 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी ने बहुमत पाई थी। और अभी जिन 5 सीटों पर मुकाबला होने वाला है, जो पहले चरण में चुनाव होने वाले हैं, वो काजीरंगा, सोनितपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर है। तो इधर देखना बाकी है कि इस बार कौन जीतता है। जैसा कि आपने बताया कि पिछली बार असम में बीजेपी का बहुत ज़ोर से परचम रहा था, इस बार क्या इंडिया अलायंस की जरा सी भी संभावना है एक आध सीट जीतने की? नहीं। हाँ जी, जिस प्रकार से हमारे देश में अभी हलचल मची हुई है और इस बार युवा पीढ़ी भी बहुत ज़्यादा उत्सुक है चुनाव में अपना मतदान देने के लिए, तो जैसा हलचल मची हुई है उस हिसाब से तो लगता है कि क्या पता कि इंडिया अलायंस भी की सरकार बन सके। अगर भाजपा की बात करें, जब भाजपा सत्ता में आई थी तो लोगों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी साल में, और लोगों के खाते में 15 लाख, किसानों की आय दुगनी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो। तो युवाओं के मन में किसी तरह का विचार है कि अब नई पार्टी चुननी चाहिए, इसको लेकर? देखिए, इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर बीजेपी ही नहीं, कोई भी सरकार है और वो अपने वादे पूरे नहीं कर रही है तो उससे ज़रूर जनता जो है उसका विश्वास टूटेगा और वो क्रोध में आएगी, तो वो चाहेगी कि वो किसी और को चांस दे। 2024 के इलेक्शन की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, क्योंकि इस समय बेरोजगारी की बात करें तो 83% युवा बेरोजगार है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार की बात करें या फिर यूपी की बात करें, जहां पे डबल इंजन की सरकार है, 2017 में जब योगी सरकार आई थी तो पारदर्शी परीक्षाओं को लेकर बड़े सवाल किए थे कि हमारी सरकार में पारदर्शी परीक्षाएं होंगी। लेकिन 2017 से लेकर अब तक की बात करें, जितनी भी परीक्षाएं निरस्त हुई हैं और जितनी भी परीक्षाएं लीक हुई, उसको लेकर बताना चाहूँगा कि चाहे वो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रही हो या फिर आरओ भर्ती परीक्षा, यहाँ तक कि यूपी बोर्ड की परीक्षा भी लीक हो गई। इसको लेकर युवाओं में एक तरह से विचार, उत्तर प्रदेश का नाम ही हो गया उत्तर, जहाँ पे पहले उत्तर पता चल जाता है। तो इसके लिए हम स्वप्निका से बात करेंगे, जो यूपी बोर्ड की परीक्षा रही हो या
यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा 2017 से लेकर अभी तक जितनी भर्ती परीक्षाएं भाजपा की गवर्नमेंट में लीक हुई हैं, उसको लेकर क्या युवाओं में विचार है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और युवाओं में इसको लेकर आक्रोश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इससे जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें उनका फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि लीक हो जाते हैं पेपर्स और उसके बाद उसके बाद सबको बराबर का मिल जाता है। इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा इसको लेकर आक्रोश है। लेकिन इस बार अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा है कि वो पेपर लीक को लेकर इस बार कानून लाने वाला है और वो इस बार कड़ी कार्रवाई करेगा अगर उसकी सरकार बनती है तो। जैसा कि आजकल के युवाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो फंसी ना हो केस में। जनाब, आप फार्म तो भरिए उत्तर प्रदेश में। इस तरह की चीज़ों को लेकर अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, अगर महाराष्ट्र में युवाओं के मन में क्या है कि इस बार सरकार सत्ता बदलनी है कि पुरानी बीजेपी को फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनेंगे? इस बार कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में बोला है कि वो महिलाओं को आरक्षण देगी और वो लड़कियों को जो 18 साल से नीचे उन्हें 1 लाख सालाना देगी और जो युवाएं हैं उन्हें पहली सरकारी नौकरी दिलवाएगी। इस बात को अगर ध्यान में रखें तो युवाएं जो है वो अपना पक्ष बदल सकती है, वो बीजेपी से अपना पक्ष हटा करके कांग्रेस की ओर कर सकती है। मैनिफेस्टो जो अभी हाल ही में कांग्रेस ने जारी किया है, उसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो है उसको, दोनों में किसका आपको मैनिफेस्टो अच्छा लगा? जी, मैनिफेस्टो तो दोनों का ही अच्छा है। दोनों ही भारत के लिए, मतलब दोनों ही अपने देश के लिए काम करना चाहती है। अब वो तो लोगों पे डिपेंड करता है कि वो किसको अपना सरकार चुनना चाहती है। लेकिन रोजगार की बात करें, रोजगार देने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नाकाम रही, जिस तरह से वो वादे करके सत्ता में आई थी। जी, ये बात तो सही कहा। बीजेपी सरकार में बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा देखने को मिली है, तो लोगों की उम्मीद यही है कि अगर इस बार कांग्रेस सत्ता में आई तो कांग्रेस ने जो वादा किया है वो झूठा साबित ना हो, वो लोगों को क्या कहते हैं, नौकरियां प्रोवाइड करवा पाए। जिस तरह से बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी की, अगर लगातार दूसरों पे आरोप लगाती है, विपक्ष की बात करें तो लगातार कांग्रेस या विपक्षी गठबंधनों पर लगातार आरोप लगाते आई है कि भ्रष्टाचार का आरोप। अगर बात करें वर्तमान स्थिति की, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में 80% से ज़्यादा का विपक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुका है, तो उसको लेकर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी एक तरह से भ्रष्ट पार्टी की ओर अग्रसर है। लेकिन इसको लेकर हम बात करेंगे दीपक से। दीपक बताएंगे हमें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में 80% से ज़्यादा का विपक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, तो अदर पार्टी में और इसमें क्या फ़र्क है? देखो, वो तो अपनी इच्छाएं होती है, कौन सी पार्टी चुननी है नहीं चुननी है, अपने अपने अधिकार है। चाहे कोई कांग्रेस में जाए, बीजेपी में जाए, या बीजेपी से कांग्रेस में आए या कांग्रेस से बीजेपी में आए, ये तो इंडिविजुअल चॉइस होती है। लगातार नरेंद्र मोदी विपक्ष पे आरोप लगाते रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार है, चाहे आप शरद पवार को ले लीजिए या जनार्दन रेड्डी को ले लीजिए। जनार्दन रेड्डी के ऊपर हम आपको बता दें जिनके ऊपर 9 सीबीआई के केस लंबित अवैध खनन के 9 मामले चल रहे हैं, उसके बावजूद भी वो अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, इसको लेकर रखा वो देखो, बीजेपी का अपना डिसीजन है और कहीं ना कहीं इसका वोट बैंक पे तो प्रभाव पड़ेगा ना। हाँ, वोट बैंक पे तो देखो हरदम प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी से कांग्रेस में आए या कांग्रेस से बीजेपी में आए, प्रभाव तो दोनों साइड से ही पड़ेगा। तो ये कुछ थे सवाल जो दीपक ने हमें बताया। अगर हम पहले चरण के मतदान की बात करें, कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी होगी कहना कि किसके सर पर सजेगा चुनावी ताज। लेकिन अगर चुनावी के पहले चरण की बात करें, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस लीड लेने जा रही है, क्योंकि अगर तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में डीएमके पूरी तरह से क्लीन स्वीप करने वाली इस बार भी, क्योंकि पिछले बार 2019 की बात करें तो 39 में 38 सीट जीतने वाली डीएमके इस बार फिर से बीजेपी का क्लीन स्वीप करने वाली, क्योंकि तमिलनाडु में भाजपा की जो स्थिति है वो बयां कर रही है कि वहाँ से एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलने वाली है। अगर वही राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी एक कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो। महाराष्ट्र में सिर्फ एक सीट छोड़ दें, नागपुर की सीट छोड़ के बाकी चारों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वही बात करें अगर असम की, तो असम में जरूर वहाँ पर लीड मिल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं 4 सीटों पे कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सिर्फ एक सीट अगर छोड़ दें नकुलनाथ वाली, जो कि कांग्रेस के पक्ष में जा रही है, बाकी 4 सीटों पे भी कांटे की टक्कर देखने को हमें मिल रही है। वही अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 4 सीटों पे बीजेपी एक सीट छोड़ के बाकी 4 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस पे कांटे की टक्कर देख रही है। वही बात अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछली बार की तुलना में इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की प्रबल संभावना है। यह कहना बिल्कुल मुश्किल होगा किसके सर पर सजेगा ताज। इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए NTV।